ये हमारा सेकंड चैप्टर है, भारत का भौगोलिक विभाजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें अब हम देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और भारत का भौगोलिक निर्माण। हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को इसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसका जो एक अलग टॉपिक है पूरी तरीके से हम उसे समझाएंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले भारत का भौगोलिक निर्माण। तो भारत का भौगोलिक विभाजन में देखते हैं हम, सबसे ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, फिर नीचे उत्तर का मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, फिर भारतीय मरुस्थल आ जाता है जो कि राजस्थान के क्षेत्र में भी आता है, फिर तटीय मैदान आ जाते हैं, फिर द्वीप समूह। एक एक कर हम लाइन से इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि भारत के धरातल पर अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार हैं, नदी हैं, गड्ढे हैं, कहीं पर सपाट मैदान है, कहीं पर प्राचीन पठार है। तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% तो पर्वतीय भाग है, 18.5 पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पर गलत हो चुका है लेकिन 18.5 पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र है और 43% मैदानी भाग है। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप। हम देखते हैं सबसे पहले कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं लेकिन उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता कुछ अलग है। इसका विस्तार सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की लंबाई तथा 6000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला में है। जो एशिया की जो सबसे 94 ऊंची चोटियां हैं उसमें से 92 चोटियां जो हैं वो इसी पर्वतमाला में हैं। पर्वतमाला का विस्तार जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 कैसे? पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा विरहद या आंतरिक हिमालय, तीसरा लघु हिमालय या माध्य हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। इन्हें जो बांटा गया है, इन्हें इनकी ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। हम जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है वो 6000 मीटर की ऊंचाई का है और विरहद हिमालय या आंतरिक हिमालय जो कहलाता है वो 6100 मीटर, ये एक औसत एवरेज ऊंचाई है। और लघु या माध्य हिमालय 3000 मीटर और शिवालिक हिमालय 1000 से 2500 मीटर तक फैला हुआ है। इसे पूरा पढ़ाने के बाद एक बार और मैं इसका रिवीजन कराऊंगा अभी। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर वाला है, हम सबसे इसे देख लेते हैं। ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग इसका तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियां आती हैं जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। ये जितनी श्रेणियां हैं इसके अंतर्गत आती हैं ट्रांस हिमालय के। और काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर हैं, जैसे कि पहले ऊपर देख लेते हैं हम। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2, जिसका नाम है वो है गॉडविन अस्टेन, 8611 मीटर जो है वो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन K4 यानी ग्लेशियर ब्रूम इसकी प्रमुख चोटी है। काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर हैं, जिसे सियाचिन ग्लेशियर जो कि 72 किलोमीटर ऊंचा है, 72 किलोमीटर फैला हुआ है। बियाफो ग्लेशियर ये 63 किलोमीटर फैला हुआ है, ये आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है 72 किलोमीटर फैला हुआ है, बियाफो जो है ये 63 किलोमीटर फैला हुआ है और वाल्टेरो ये 62 किलोमीटर फैला हुआ है और हिस्पर 61 किलोमीटर फैला हुआ है। जैसे कि मैंने बताया अभी पिछले फोटोज में कि वाल्टेरो 62 और हिस्पर 61 किलोमीटर फैला हुआ है। ये जो काराकोरम की जो श्रेणी है ये पामीर की घाट से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर ये कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। कौन सी श्रेणी? कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है राकापोशी, वो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। हम देख सकते हैं कि ये जो लद्दाख श्रेणी जा रही है, ये हमारी लद्दाख श्रेणी ये जो है इसके कोने पे जो है ये राकापोशी है,
ये विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी श्योक नदी के माध्य जल विभाजक का कार्य करती है। काराकोरम के नीचे दक्षिण में लद्दाख श्रेणी यानी कि इसके बीच श्योक नदी निकलती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय विरध हिमालय की सचर जोन यानी हिंज लाइन से अलग होता है। ट्रांस हिमालय विरध हिमालय से किससे अलग होता है, किस लाइन से? सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। ओके, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो है ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर श्रेणी है, ये पीर पंजाल, ये चारों श्रेणी लाइन से हैं, क्रम से। और इसके इधर यहाँ पर कैलाश पर्वत है। तो हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक है कलेजा पार यानी का से काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख आ गई तो ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पा से पीर पंजाल। ओके, ऐसे याद हो जाएगा बहुत आसानी से, कलेजा पार। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब हम देखते हैं विरहद हिमालय या आंतरिक हिमालय को। तो इसे महान हिमालय, सर्वोच्च, हिमगिरी तथा मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम चोटी है। ये सदा हिमगच्छित रहती है, मतलब सदा ये बर्फ से ढकी रहती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। इसका जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। मैं आगे इसकी पूरी श्रेणी दिखाऊंगा कि कौन कौन से पर्वत इसके बीच में आते हैं, क्या होते हैं, और याद कराऊंगा बहुत आसानी के साथ में याद करा दूंगा सब। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को चामोलुंगमा सागर माता भी कहा जाता है। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चामोलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम, गंगोत्री व सिक्किम में जेमू हिमनद। सामान्यतः हिमनद की जो लंबाई होती है वो 3 से 5 किलोमीटर होती है। गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल भी इसी में स्थित है। पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं, जैसे कि कश्मीर में जोजिला व बुर्जिला दर्रा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सब याद करा दूंगा इस विरध हिमालय की चोटियों को लाइन से। यहाँ पर देखेंगे तो नंगा पर्वत है, यहाँ पर कामेत पर्वत है या नंदा पर्वत है, ट्रिक के साथ याद करा दूंगा सब। यहाँ पर धौलगिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, गौरीशंकर है, छुयू है, एवरेस्ट है जिसे हम चामोलुंगमा भी कहा जाता है, मकालू है, कंचनजंगा है, नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी जो ट्रिक है वो है नंगा काम नंदा धौल अनमान गोरू छुए में कंचन नाम। नंगा यानी नंगा पर्वत, काम यानी कामेत पर्वत, नंदा यानी नंदा पर्वत, धौल अनमान यानी धौल धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मान मानसालू, गोरी छुए में यानी गौरी शंकर, छुए यानी छुयू, में यानी माउंट एवरेस्ट। छुए मतलब छू यानी छुए छुयू, ए यानी एवरेस्ट, में यानी मैकालू, कंचन नाम, कंचन यानी कंचनजंगा, नाम यानी नामचा बरवा। एक साथ देखते हैं हम, नंगा काम नंदा धौल अनमान गोरी छुए में कंचन नाम। सीधे सब याद हो गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक धौलगिरी से लेकर मैकालू यानी कंचनजंगा तक ये नेपाल का क्षेत्र लग जाता है। और ये जो नामचा बरवा पर्वत है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। नोट में देखते हैं कि कामेत पर्वत के पश्चिम में, ये कामेत पर्वत है, इसके पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। इसके इस साइड यानी नंगा पर्वत के इधर पूर्व में और कामेत के पश्चिम में। अब देखते हैं हम लघु या माध्य हिमालय। लघु या माध्य हिमालय में इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1800 से 3000 मीटर तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यहीं पर पीर पंजाल व बनिहार दर्रा उप पर्वत भी है। बनिहार दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाया जाता है। जब हम जम्मू कश्मीर में एंट्री करते हैं तो वो बनिहाल दर्रे से होकर करते हैं। इसी के पास इसी पर्वत श्रेणी में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू, मनाली पर्यटक स्थल है। जो हम घूमने जाते हैं वो इसी श्रेणी में जाते हैं। कौन सी में? माध्य हिमालय या लघु हिमालय में।
ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है कश्मीर में, और उत्तराखंड में बुग्यास या पयार कहा जाता है। बुग्यास या पयार कहा जाता है। बुग्यास या पयार। इसमें प्रमुख घाटियाँ भी पाई जाती हैं जैसे कि कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है और काठमांडू घाटी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि घाटी किसे कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच की जो जगह होती है, जैसे इस साइड भी पर्वत है, इस साइड भी पर्वत है, और जो बीच की जगह है, बीच की जगह को हम घाटी कहते हैं। अब हम देखते हैं शिवालिक हिमालय को, तो इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय या पद स्थली भी कहा जाता है। पूरब में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर, हिमालय व पंजाब में 50 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में डाफला, ओबोर, मिरी, मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम में दून कहा जाता है। जो घाटियां जो पश्चिम में पाई जाती हैं उन्हें दून कहा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल देहरादून। और पूरब की जो घाटियां होती हैं उन्हें द्वार यानी कि जैसे कि हरिद्वार कहा जाता है। ये पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रेणी जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है, और पूरब में ये अराकाम पर्वत श्रेणी से जाकर मिल जाती है। ये क्या करेगी, पश्चिम से जो चलेगी सुलेमान से, सुलेमान जो पर्वत है यहाँ से जो चलेगी ये पाकिस्तान से, तो चलती हुई ये कहाँ जाएगी, अराकाम पर्वत से मिल जाती है। और इसी का जो सुदूर पूर्वी भाग है वो अंडमान है। तुमने भारतीय द्वीप सुना होगा अंडमान। अंडमान जो है वो इसी पर्वत श्रेणी का एक भाग है। अब हम देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा था, ट्रांस हिमालय। ये सच्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा विरहद हिमालय से अलग होता है। फिर नीचे विरहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक की। ये मेन सेंट्रल के द्वारा अलग होता है। ये मेन सीमांत दर्रे के अलावा सीमांत दर्रे से अलग होता है। मतलब ये चारों एक दूसरे से अलग होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो क्या है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में सर सिडनी बुर्राट के द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया। इसका जो आधार माना गया वो घाटियों को माना गया, मतलब घाटियों के आधार पर अलग किया गया इसे, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय स्थित है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य पर्वतीय भाग है। सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच है, जो 56 किलोमीटर का एरिया है वो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहलाता है। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काय की खेती होती है, जाफरान की खेती होती है। ओके, जाफरान की खेती होती है। इसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय इसका जो विस्तार है वो सतलज नदी से काली नदी के बीच है। सतलज नदी से काली नदी के मध्य इसका पश्चिमी भाग जो है वो यही कहलाता है, जिसमें गढ़वाल हिमालय या पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा ये अधिक ऊंचा है। पंजाब हिमालय कितना है, ये 56 किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन इससे ऊंचा ये है। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली नदी तथा महानंदा नदी के बीच में, यानी कि लगभग 800 किलोमीटर का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। इसी के बाद हम देखते हैं कि नेपाल हिमालय का हमने देख लिया, इसका विस्तार काली नदी और महानंदा नदी के बीच में है, लगभग 800 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। इसके बाद हम आसाम हिमालय को देखते हैं, तो ये तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, 750 किलोमीटर की रेंज में है ये। ओके, अब हम दूसरे नोट्स से देखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कई तरीके के नोट्स इस्तेमाल करो, लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख। औसत ऊंचाई 6000 मीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर। इसकी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन अस्टेन, और इसकी गुरला मांदता। अब इसके बाद देख लेते हैं मुख्य हिमालय में। तो मुख्य हिमालय में 3 भागों में, विरहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। विरहद हिमालय को हिमांतरी भी कहा जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, 6000 मीटर है।
वैसे ये जो है ये 6100 मीटर है, क्योंकि 6000 मीटर जो है वो ट्रांस हिमालय की है। इसकी चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित है ये। जैसे कि मैंने इसकी ट्रिक बताई थी अभी, नंगा कामधंधा धोल अनुमान गोरी छुए में कंचन नाम। पूरी ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। इसके बाद हम देखते हैं इसमें माध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई 3700 से 4500, एवरेज यही रहती है। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न एवं पर्वत परिवर्तित शैलियों से हुआ है। इसके बाद हम शिवालिक हिमालय को देख लेते हैं, तो इसका 900 से 1100 किलोमीटर है। इसमें दून कहा जाता है खाली जगह को, नवीनतम भाग है ये। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये इसमें बहुत ही, इस नोट्स में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है, लेकिन मैंने जो पिछले नोट्स में बताया आपको बहुत गहराई से बताया है। ओके, अब हम एक बार मैप पर देख लेते हैं ट्रांस हिमालय वगैरह को, इन सबको। देखो ये पामेर की घाट है, पामेर का पठार, पामेर का पठार। इधर से कुनलुन श्रेणी आती है, इधर से हिंदकुश श्रेणी आती है, इधर से हिमालय श्रेणी आती है। ये सब मिलकर पामेर की घाट कहलाती है। यहाँ पर हमारा सबसे ऊपर कौन सी ट्रिक थी, हमारी ट्रिक क्या थी पहले तो ये बताओ। कलेजा पार यानी काराकोरम ये आ गई हमारी, लद्दाख ये आ गई, जास्कर ये आ गई, और पीर पंजाल ये आ गई हमारी। इसके नीचे माध्य हिमालय है, ये है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर शिवालिक हिमालय आ जाता है। ओके, इतना तो माइंड में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान को विशाल मैदान कहा जाता है। कुल क्षेत्र इसका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर तथा चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर है। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का उपजाऊ मैदान है, यानी कि हद से ज़्यादा उपजाऊ है ये। इसलिए यहाँ पर सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। यहाँ पर आप खुद देखें, जहाँ पर खेती अच्छी हो रही होगी, पानी की अच्छी सुविधा होगी, हर चीज़ अच्छी है, तो वहाँ पर जनसंख्या भी वहीं पर जाएगी निवास करने। तो यहाँ पर सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तर के विशाल के मैदान का भी विभाजन किया जाता है। इसे हम 6 भागों में बांट सकते हैं, बांटा गया है। भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह और डेल्टा। भाबर किसे कहा जाता है? भाबर एक ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पर नदियाँ दिखती नहीं है। मैं इसके फोटो के साथ समझाऊंगा एक एक चीज़। ओके, पहले यूं ही समझ लेते हैं, फिर फोटो के साथ समझाऊंगा। भाबर वो प्रदेश होता है जहाँ पर नदियाँ दिखती नहीं है। मैं चलो फोटो के साथ ही आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ समझा कर। जैसे कि ये हिमालय है, जब यहाँ से नदियाँ चलेंगी तो यहाँ हिमालय के बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं, और पत्थर इतने बड़े होते हैं कि जो नदियों का पानी है वो इसके नीचे चला जाता है। नदियाँ तो यहाँ पर होती हैं, लेकिन पत्थर बड़े होने की वजह से नदियाँ दिखती नहीं हैं, तो इसी जगह को हम भाबर प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद मैं दलदल बताऊंगा, यानी कि तराई, फिर आगे सब कुछ बताऊंगा। एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने भाबर प्रदेश आपको समझा दिया, यहाँ पर नदियाँ दिखती नहीं है। इसके बाद आता है तराई। तराई में यहाँ पर दलदल पाया जाता है, यहाँ पर दलदल पाया जाता है, बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं। बिल्कुल पानी, मतलब किसी का आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ दलदल बहुत बड़ा पाया जाता है। मैं आपको फ़ोटो के साथ समझाता हूँ ये कैसे होता है, क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको भाबर समझाया था, जब ये यहाँ पर पत्थरों से पानी निकल कर यहाँ इस जगह पर आता है तो यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो जाती हैं। ये तराई प्रदेश कहलाता है, तराई क्षेत्र, यानी कि दलदल हो जाती है। यहाँ 24 घंटे पानी रहता है अच्छे से, तो ये दलदल हो जाता है। पहले हमने यहाँ से देखा कि हिमालय से नदियाँ चली, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के नीचे आ गई, दिखाई नहीं थी, तो ये भाबर प्रदेश कहलाया। फिर इसके आगे चली तो ये दलदल बन गई। दलदल को क्या कहा जाता है? तराई। फिर उसके बाद हम आपको बांगर और खादर भी बताएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा भाबर हो गया है, तराई हो गया, बांगर। बांगर वो प्रदेश होता है जहाँ पर प्रतिवर्ष जल नहीं पहुँचता। मतलब खादर में जो कछारी कहलाता है, खादर में तो प्रतिवर्ष जल पहुँचता है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, हल्के रंग की कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं। खादर में तो प्रतिवर्ष पहुँच रहा है, लेकिन बांगर में प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता। ये यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसे हम पुरानी काप मिट्टी भी कहा जाता है। इसकी ट्रिक ये है कि एक काम करो, फसल सबसे अच्छी काय से होती है? खाद से। और खाद
मतलब अच्छी चीज़ है, यानी कि प्रतिवर्ष जल पहुँचेगा। अगर फसल को प्रतिवर्ष जल पहुँचेगा तो फसल अच्छी होगी, और खाद से भी फसल अच्छी होती है, तो हम इससे पॉजिटिव लेके याद कर सकते हैं। बांगर में प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता जल, लेकिन खादर में प्रतिवर्ष जल पहुँचता है। इसी तरह रेहे, मैं इसे खादर और बांगर को भी फोटो पे समझा दूंगा, पहले इसे देख लेते हैं हम। रेहे या कल्लर किसे कहा जाता है? जब बांगर मिट्टी में, कौन सी वाली में? इसमें जहाँ प्रतिवर्ष जल नहीं पहुँच रहा है, जहाँ प्रतिवर्ष जल नहीं पहुँच रहा है, यानी इसमें बांगर मिट्टी में सिंचाई के काम अधिक होते हैं, सिंचाई के काम उससे ज़्यादा अधिक होते हैं, तो वहाँ पर एक नमकीन सफ़ेद परत जम जाती है। इस सफ़ेद परत को ही हम रेहे या कल्लर कहते हैं। बांगर मिट्टी में जहाँ पर प्रतिवर्ष जल नहीं पहुँच पाता, वहाँ जहाँ पर सिंचाई फिर अधिक होने लगती है, जिस कारण वहाँ पर एक नमकीन या सफ़ेद परत जम जाती है, उसे हम रेहे या कल्लर कहते हैं। और डेल्टा, इसे भी बताऊंगा मैं, पहले इन दोनों को फोटो के साथ समझा देता हूँ, बांगर को और खादर को। ओके, जैसे कि मैं दोबारा से समझाऊं, यहाँ से नदियाँ चली, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती हैं, तो ये भाबर प्रदेश कहलाता है। फिर यहाँ पर तराई यानी दलदल बन जाती है, तो ये तराई प्रदेश कहलाता है। फिर इसके बाद आता है भांगर और खादर। खादर जैसे कि हमारी ये नदी है, आप देख सकते हैं ये नदी है, इसका पानी यहाँ आ रहा है नदी का, लेकिन ये जो क्षेत्र है हर साल पानी यहाँ पर आता होगा, तो ये कौन सी हो गई? खादर। और इससे आगे का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, यहाँ हर साल तो नहीं पहुँच पाता होगा, 2 साल 3 साल बाद जब बाढ़ आती होगी, जब आता होगा, तो ये भांगर प्रदेश कहलाएगा, ये भांगर। और जहाँ पर खाद की ज़रूरत ही नहीं है इतनी, तो वो खादर। जहाँ एक वर्ष में पानी पहुँच रहा है, हर वर्ष प्रतिवर्ष पानी पहुँच रहा है, वो खादर। और जहाँ प्रतिवर्ष पानी नहीं पहुँच पा रहा, जैसे कि ये एरिया यहाँ का दूर हो जाता है, इसे भांगर प्रदेश कहा जाता है। ओके, इसके बाद हम डेल्टा को देखते हैं। डेल्टा में हम देखते हैं कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने पर विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत और बांग्लादेश तक विस्तृत है। अब मैं बताता हूँ कि डेल्टा होता क्या है। जैसे कि कोई नदी है, ये नदी यहाँ पर चली, और नदी कहीं ना कहीं तो समुद्र में जा रही है, सागर में जा रही है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जिस जगह गिरती है वहाँ पर खूब सारा कूड़े का ढेर, मिट्टी वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा देती है। इसी ढेर को हम डेल्टा कहते हैं शॉर्टकट में। ओके, अब हम देखते हैं कि सिंधु तंत्र का मैदान। इससे पहले हमें देखना होगा कि उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, कौन सा विभाजन? प्रादेशिक विभाजन। अब हम देखते हैं कि प्रादेशिक विभाजन में कई विभाजन हुए कि सिंधु तंत्र का मैदान, गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। तो हम इसमें देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु तंत्र का मैदान। ओके, उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को, कौन से मैदान के? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को, यानी इस वाले मैदान को, पंजाब की साइड वाले को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? झेलम, चुनाव, रावी, व्यास, सतलज द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। इन 5 नदियों का जो संगम है वो पाकिस्तान के पठानकोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब किसे कहा जाता है? दोआब कहा जाता है दो नदियों के बीच की दूरी को। जैसे एक ही नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो दोआब कहलाती है। इसके बीच की दूरी दोआब कहलाती है। अब सबसे पहले तो आपको कन्फ्यूज़न ये हो गया होगा कि हम नदियाँ कैसे याद करें, कि पहले कौन सी नदी है, फिर उसके ऊपर कौन सी नदी है, फिर उसके ऊपर कौन सी नदी है, फिर उसके ऊपर कौन सी नदी है, क्योंकि नदियाँ तो 5 हैं और छठी सिंधु नदी। याद कैसे करें? तो हमने एक ट्रिक बनाई है, SJCRVS क्रम से, बिल्कुल SJCRVS, इसे याद कर लो बस, SJCRVS। तो हमने क्या पढ़ा अभी? SJCRVS। तो S यानी सिंधु, J यानी झेलम, C यानी चुनाव, R यानी रावी, V यानी व्यास और S यानी सतलज। तो लाइन से है ऊपर से, सबसे ऊपर सिंधु, फिर झेलम, फिर चुनाव, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। SJCRVS बहुत आसानी से याद हो चुकी होंगी आपको।
अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हमारा सिंधु तंत्र का मैदान हो चुका है। इसके बाद हम गंगा का मैदान देखेंगे। ये जो गंगा का मैदान है 1400 किलोमीटर तक है। गंगा का मैदान को देख लेते हैं। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहा जाता है। इसका जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर की लंबाई में हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसके निक्षेप द्वारा बनाया गया है। गंगा नदी तथा इसकी निक्षेप का मतलब क्या होता है, जब नदियाँ बड़ी बड़ी मिट्टी, बालू, कंकड़ बहाकर लेके आती हैं, एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो वो निक्षेप कहलाता है, मतलब जमा होना। निक्षेप का मतलब जमा होना। निक्षेप द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी लाकर यहाँ निक्षेप करती हैं, यानी कि जमा करती हैं। भू आकृतिक दृष्टि से बंगर व खादर, इसके दो भाग हैं। बंगर और खादर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। खादर मतलब जहाँ पर प्रतिवर्ष पानी पहुँच जाता है नदियों का, तो बंगर जहाँ पर प्रतिवर्ष पानी नहीं पहुँचता। इस मैदान को, गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, माध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान दिल्ली से इलाहाबाद, यानी कि दिल्ली से इलाहाबाद यानी यूपी का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी यूपी, ओके। और फिर माध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का, यानी यूपी और बिहार दोनों को। आधा यूपी है इलाहाबाद से बिहार तक, और बिहार का फरक्का तक, यानी यूपी और बिहार दोनों में है। और निम्न गंगा का मैदान गंगा को डेल्टाई प्रदेश से, यानी बिहार और बंगाल। हम इसे मैप के थ्रू देख लेते हैं। ऊपरी, हमने इससे एक नदी बनाई गंगा, और इसे हम 3 भागों में बांट दिया, ऊपरी गंगा, माध्य गंगा और निम्न गंगा। ऊपरी गंगा यानी दिल्ली से इलाहाबाद तक, और माध्य गंगा इलाहाबाद से फरक्का तक, और निम्न गंगा गंगा का डेल्टाई प्रदेश, यानी बिहार, यानी फरक्का तक है। फरक्का बिहार का है, तो बंगाल तक, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि ऊपरी गंगा का मैदान, हमने 2 मैदान पढ़ लिए, सिंधु तंत्र का मैदान पढ़ लिया, गंगा का मैदान देख लिया। अब गंगा का मैदान जो हमने देखा, इसके भी हमने 3 भाग किए थे, ऊपरी गंगा का मैदान, माध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। अब इन्हें भी तो पढ़ना है एक-एक कर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊपरी गंगा का मैदान, जो दिल्ली से इलाहाबाद तक है, ओके। तो ऊपरी गंगा के मैदान में इसका जो विस्तार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक तथा घाघरा है। इसके बाद देखते हैं हम माध्य गंगा का मैदान। माध्य गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि इलाहाबाद से फरक्का तक, शॉर्टकट में सीधे याद रखो, इलाहाबाद से फरक्का तक। ये मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रवाहित है। मतलब इसका मतलब यह है कि नदियां अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। जब ऊपर से नदियां आती हैं बहती हुई, क्योंकि दिल्ली और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है ये तो ऊंचा क्षेत्र है, ऊपरी गंगा का मैदान है, लेकिन माध्य गंगा में आते आते ये अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। रास्ता चेंज करने के कारण ये बुरी तरह से क्षेत्र को प्रभावित कर देती हैं। कोसी नदी इसका उदाहरण है। जैसे कि कोसी नदी जो ना कितने मकानों तक को बहा देती है, हर साल ज़्यादातर अपना रास्ता चेंज कर देती है बहते बहते। इसके बाद देखते हैं हम निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो हिमालय की तलछटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक बंगाल में है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय प्रदेश एवं तराई का जो क्षेत्र है वो दुआर कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र का मैदान बचा। गंगा, हमने सिंधु का मैदान पढ़ लिया, गंगा का मैदान पढ़ लिया, अब ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ लेते हैं। इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहा जाता है। ये 3 ओर से पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल ये है, इसके तीनों तरफ पर्वत तथा पहाड़ियां हैं। इस मैदान का निर्माण जो है वो ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं पर द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। जब आप सोचिए 3 तरफ से पर्वत है, मिट्टी कहीं से जाएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो जमा होगी।
तो कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप आसाम में माजुली द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप आसाम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सोचो एक बार कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी से बना है। हमने जितने मैदानों के बारे में पढ़ा एक बार मैप पर देख लेते हैं। जैसे कि ये पंजाब वाला रीजन है जो पाकिस्तान के पठानकोट में 5 नदियों का संगम हो जाता है। तो ये दोआब यहाँ का कहलाता है। ये गंगा का मैदान है बीच में, और इधर जो है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ओके, अब एक बार हम इसे भी देख लेते हैं दूसरे नोट से कि इसमें क्या क्या न्यू पॉइंट है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, सिंधु तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियाँ सोन, चंबल आदि के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से इस मैदान यानी उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण काल है वो प्लेस्टोसीन से हेलोसीन तक के बीच में है। इसकी आकृति जो है वो धनुषाकार है, यानी कि पहले नोट से ज़्यादा इसमें दिया हुआ है। इसकी लंबाई 2400 से 3200 किलोमीटर है। कम ऊंचा प्रदेश 50 से 300 मीटर है तथा क्षेत्रफल जो है वो 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम संरचनात्मक रूप से 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है, जिसकी जो चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर है। इसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर प्रदेश है। इन सब के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। अब एक बार हम वो देख लेते हैं। भाबर, यहाँ पर क्या होता है कि मध्यवर्ती मैदान के उत्तरी भाग में। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार, ये 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना? 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत पहले मकर रेखा पर था। भारत कहाँ पर था पहले? मकर रेखा पर था। ये एक साल में 5 सेमी खिसकता है। धीरे धीरे भारत खिसकता गया और जाकर टेथिस सागर से टकरा गया और वह हिमालय का निर्माण कर दिया। टेथिस सागर से टकराकर हिमालय का निर्माण हो गया। ये पूरी थ्योरी हम आगे बताएंगे। जब वह टकराए तो वहाँ पर गड्ढा हो गया। हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकली जिनके कंकड़, पत्थर, मिट्टी के द्वारा जो भी मतलब निक्षेप करती थी उससे वो गड्ढे भर गए, जिससे कि मैदानों का निर्माण हो गया। अब देखते हैं कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। एक बार और देखते हैं। जब भारत अरब सागरीय प्लेट से टकराया तो भयंकर भूचाल आ गया और इतने ज्वालामुखी फटे कि कई लाख सालों तक ज्वालामुखी फटते रहे और लावा की कई परतें बिछ गईं, जिसे ट्रैप कहा गया। और वह लावा की परतें इतनी मजबूत हो गईं कि वो बेसाल्ट बन गईं। इससे वह इतनी मजबूत हो गई कि इनके अंदर भूकंप आता है तो वो नीचे ही दम तोड़ देता है, ऊपर कोई अपनी क्रिया नहीं दिखा पाता। इसी कारण दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास ही नहीं होता। इससे सबसे ज़्यादा लावा जो है, इसका जो सबसे ज़्यादा लावा निकला वो महाराष्ट्र के पास निकला। इसका मतलब जब ये टकरा रहा होगा तो इससे पहले यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार जो था वो 3 ओर से था। क्या यहाँ पर पहले पेड़ पौधे नहीं होंगे? क्या यहाँ पर पहले जानवर नहीं होंगे? क्या यहाँ पर सब जानवर और पेड़ पौधे डक्कन ट्रैप के नीचे नहीं दबे होंगे? जब लावा ऊपर से निकल कर गिरेगा, जो नीचे जितनी वनस्पतियाँ हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब दब गए होंगे उसके नीचे। लेकिन झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इतना लावा नहीं गिर पाया। जब महाराष्ट्र के पास से लावा निकला ज़्यादातर, तो उसकी जो स्पीड होगी, जाहिर सी बात है हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के आसपास ही ज़्यादा होगी, लेकिन वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में उतनी मात्रा में नहीं जा पाया जितना कि वहाँ पर गिरा। लावा की सबसे मोटी जो परत होती है, लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र में देखी जाएगी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, क्योंकि यहीं से ज़्यादा निकलना शुरू हुआ था। इसलिए महाराष्ट्र को खोदना बेहद कठिन है, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में खोदना आसान है। इसी कारण ये लोग खनन करके कोयला निकालते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोयला निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि यहाँ की इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में निकालना बेहद कठिन है। महाराष्ट्र में भी खनिज होगी, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में खनिज नहीं होगी, महाराष्ट्र में भी खनिज होगी, लेकिन वहाँ पर खनन करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। कुछ ज्वालामुखी समुद्र में भी गिरे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि खाली जो भारत का जो क्षेत्र था उस पर ही आके गिरे। कुछ ज्वालामुखी समुद्र में भी गिरे होंगे। तो समुद्र में जब गिरे होंगे तो वहाँ पर मछलियाँ होंगी, कछुए तैर रहे होंगे, आदि काफ़ी जानवर होंगे जो समुद्री जानवर हैं, वो सब वहाँ पर दबकर मर गए होंगे। तो वही आगे चलकर पेट्रोलियम बने।
वही जितने भी जानवर थे जब मर के दब जाते हैं ज़मीन के अंदर तो वो पेट्रोल का रूप ले लेते हैं, एक गैसेस में बदल जाते हैं, तो वहीं से पेट्रोल बनी। इसी कारण अरब सागर को जब हम खनन करते हैं तो वहाँ से भी पेट्रोलियम अवश्य ही निकला होगा, पेट्रोलियम अवश्य निकलता है। इसलिए अरब सागर में एक जगह है बम्बई हाई। कौन सी जगह? बम्बई हाई। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम बम्बई हाई से ही निकलता है। इसका मतलब कि जैसे ज़मीन महाराष्ट्र की होगी वैसी ही ज़मीन अरब सागर के नीचे की होगी, क्योंकि लावा ही तो गिरा, महाराष्ट्र पे भी लावा गिरा और अरब सागर में भी लावा गिरा, तो दोनों की ज़मीन एक सी होगी। जब वहाँ विस्फोट हो रहा था तो वहाँ आसपास के क्षेत्र ऊंचे होते चले गए। मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पॉइंट है, यहाँ से लावा निकलना शुरू हुआ, पहले इधर गया फिर इधर गया, धीरे धीरे जैसे कम होता गया एक ढाल की तरह होने लगा, ढाल की तरह आने लगा। तो जब वहाँ पर विस्फोट हो रहा था तो वहाँ आसपास के क्षेत्र ऊंचे होते चले गए तथा उसके अगल बगल के क्षेत्र की ऊंचाई कम होती चली गई, एक ढाल की तरह होती चली गई। इसी तरह ऊंचाई कम होना और समुद्र में जाकर मिल जाना घाट कहलाता है, इसलिए इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। उत्तर के दक्षिण की ओर तुलना में दक्षिण का भाग ऊंचा है, मतलब जो उत्तर है गुजरात के पास का एरिया, अगर हम केरल के पास का एरिया देखें तो केरल के पास का एरिया ऊंचा होता चला जाता है। ओके, अब हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को अंदर गहराई से। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है एक नियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला है। कैसा है? एक त्रिभुजाकार आकृति वाला, जिसका विस्तार जो है उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी पर्वतमाला व दिल्ली में, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बा एंगलोंग की पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये जितनी पहाड़ियों के नाम लिए मैं मैप पर एक एक करके समझाऊंगा कि कौन सी कहाँ पर है। ओके, यह गोंडवाना लैंड के टूटने तथा उत्तर दिशा में प्रवाहित होने के कारण बनी है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने तथा उसके उत्तर पश्चिम में प्रवाह के कारण बना था। अतः ये प्राचीनतम भूभाग जो है पेंजिया का हिस्सा है। पेंजिया क्या है, तैतीस सागर क्या है, ये जब मैं आपको समझाऊंगा ना एक सा, इसका पूरा एक थ्योरम है, पूरा एक साथ समझाऊंगा, एक ही बार में माइंड में बैठ जाएगा। ये प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का हिस्सा है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से, मैं ये भी बताऊंगा कि क्रिस्टलीय कौन से होते हैं, आग्नेय कौन सी चट्टान होती है, रूपांतरित चट्टान कौन सी होती है, ये जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ओके, रूपांतरित शैलों से बना है। सामान्यतः प्रायद्वीप की जो ऊंचाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे कि एग्जाम्पल, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम चली जाती है, मतलब कि इधर ढाल जो है इस साइड का है, ढाल इस साइड से हो रहा है। पश्चिम की ऊंचाई और पूर्व में कम ऊंचाई है तो ढाल किधर होगा? इधर होगा। इसी कारण ढाल इधर है, क्या लिख रहा है कि इस ऊंचाई पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश का बहाव जो है, नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। जिधर ढाल होगा उधर ही तो बहाव होगा। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर से पूर्व की ओर है, उत्तर से पूर्व की ओर मतलब इस साइड यूं कर जो सोन, चंबल, दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है। हम सोन, चंबल और दामोदर नदियों का प्रवाह को आराम से देख के बता सकते हैं कि ढाल किधर है। दक्षिण भारत में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्षिण भारत में वो कौन सा था? उत्तर भारत, मतलब दक्षिण भारत के जो मकर रेखा है उसके ऊपर का क्षेत्र आता है उसमें, उत्तर भारत में। और ये जो कौन सा है? दक्षिण भारत, मतलब के जो कर्क रेखा है उसके नीचे का क्षेत्र। इसमें ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, मतलब के पश्चिम ये, पूर्व ये, पश्चिम से पूर्व की ओर इस साइड है। तो हम देखते हैं कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों का प्रवाह इससे स्पष्ट है कि इनका प्रवाह इधर ही है, पश्चिम से पूर्व की ओर है इनका प्रवाह। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा व ताप्ती नदी इसका अपवाद है, क्योंकि उनका जो प्रवाह है वो इस साइड है, पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा भ्रंश घाटी के होकर बहने से, ये एक भ्रंश घाटी के अंदर से होकर बहती हैं, एक भ्रंश घाटी के अंदर से होकर बहती हैं, इसलिए इनका जो बहाव है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। मैं मैप पर एक एक चीज समझा दूंगा फुल।
प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक पठार मिलकर बने हैं। पठारों का पठार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक पठार नहीं है, कई पठारों से, अनेक पठारों से मिलकर पठार बना है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये मैप है, मैप लेकिन अभी नहीं बता रहा, मैं पहले पढ़ा दूं, उसके बाद मैप में एक एक बार मैं समझाकर आपका रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि मैप से। तो इसमें कह रहा था कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि अनेक पठारों से मिलकर बना है, अनेक पठारों से मिलकर बना है। इसमें केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार आते हैं। अब हम देखते हैं गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ। इसमें साथ में क्या लिख रहा है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में, मतलब के ऊपर से नीचे तक क्रम से। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, कच्छ मांड बार गिर गिर, कच्छ मांड बार गिर गिर, कच्छ मांड बार गिर गिर, मतलब के इसे 5 से 7 या 10 बार लो, नाम को रिपीट करो, आपके माइंड में बैठ जाएगा। कच्छ मांड बार गिर गिर, कच्छ मांड बार गिर गिर। सबसे ऊपर कच्छ की, फिर मांडव की, फिर बार यानी बारदा की, फिर गिर यानी गिरनार की, और फिर गिर गिर 2 बार है, तो मतलब समझ जाना है कि गिर के बार से 2 बार आएगी, यानी कि गिर गिर की पहाड़ी। ये गुजरात की ऊपर से नीचे तक की पहाड़ियाँ हैं। ओके, ये याद हो चुका है। अब हम और देखते हैं। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है: अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, विंध्य शैली, बुंदेलखंड का पठार और सतपुड़ा का पठार। अब इसमें हमें देखना होगा कि हम इसे मैप के थ्रू समझेंगे कि कौन सा पठार कहाँ पर है। ओके, इस मैप में देखो, सबसे पहले तो ऊपर से हम शुरू करते हैं। ये ग्वालियर का पठार, ग्वालियर के नीचे हरे उसमें ये मालवा का पठार, ये लाल उसमें मेवाड़ का पठार, और इसमें विंध्य संरचना मतलब विंध्य पर्वतमाला, फिर ये बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कौन सा? ये लाल वाला। और इसके नीचे जो ब्लू कलर में है ये बघेलखंड का पठार हो गया। फिर इसके ऊपर हम देखते हैं इधर हजारीबाग का पठार, दंडकारण्य का पठार, और इसके बीचों बीच में हजारीबाग और दंडकारण्य के बीच में रांची का पठार। और इन सबको मिला दिया जाए तो कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, ये वाला। और इसमें ये जो पर्वत श्रेणी आ रही है ये राजमहल की पर्वत श्रेणी आ रही है। इसमें शिलोंग का पठार ये है हमारा। अब हम नीचे देख लेते हैं, ये वाला जो रीजन है हमारा ये दक्कन का पठार कहलाता है, और ये जो वाला जो रीजन है ये तेलंगाना का पठार, और ये नीचे वाला रीजन कर्नाटक का पठार कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इन सब पठारों को एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा पठार कहाँ पर आता है, सब याद हो जाएगा। ओके, हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक 800 किलोमीटर है। ये प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत हैं का उदाहरण है, जो राजस्थान के बांगर को, बांगर समझ में आया? बांगर, जहाँ प्रतिवर्ष पानी नहीं पहुँचता। बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। अरावली की अनुमानित आयु जो है वो 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ये जो पर्वत श्रेणी है ये दिल्ली से लेकर राजस्थान होते हुए, कहाँ पर? राजस्थान होते हुए ये गुजरात के पालनपुर तक जाती है। इससे एक नदी निकलती है, इसका जिस नदी का नाम है लूनी नदी, जिसका नाम है लूनी नदी। अरावली संरचना जो है पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है। पश्चिमी भारत का, किधर का? पूर्वी का नहीं, पश्चिमी भारत का जल विभाजक है, जो राजस्थान के मैदान के अपवा तंत्र को गंगा के मैदान से अलग करता है। कौन से मैदान को? राजस्थान मैदान के अपवा क्षेत्र को गंगा के मैदान से अलग करता है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली, कौन सी नदी? लूनी नदी। इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर फिर कह रहा हूँ, प्रतिवर्ष जहाँ पानी नहीं पहुँचता, जो राजस्थान बांगर को थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। थार मरुस्थल से होते हुए जब गुजरती है ये गुजरात के कच्छ के रण में विलीन यानी लुप्त हो जाती है। इसलिए ये एक अतः स्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। स्थलीय अपवाह तंत्र का मतलब क्या हुआ? स्थलीय अपवाह तंत्र का मतलब ये हुआ कि ये सागर में नहीं जा रही, ये जमीन पर ही लुप्त हो जाती है ये नदी। अरावली से निकलने वाली सुकरी व जवाई नदियां लूनी नदी की हैं।
सहायक नदी, लूनी नदी की सहायक नदी जवाई और सुकरी। अरावली से निकलने वाली सुकरी आरजे महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब देखते हैं कि हम अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की मुख्य जल विभाजक भी है, जो पूर्व से अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। अब तुमने ये देखा होगा कि जो अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी क्षेत्र का पूरा इधर का जो रीजन आता है, ये तो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र आता है, लेकिन जो पश्चिम का क्षेत्र आता है ये अर्धशुष्क आता है, मतलब कि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है नाम को एक तरीके से। और इसका सीधा साधा उदाहरण आप देख सकते हो कि राजस्थान उत्तर पश्चिम। अब देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में ये क्षेत्र खनिज संसाधन, उत्तर पश्चिम भारत में ये क्षेत्र खनिज संसाधन जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब इस सूखे रीजन में ये सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, जो आबू की पहाड़ी पर स्थित है। इसी आबू पहाड़ियों में जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर धर्मस्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जबकि अन्य शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? विमल शाह के सामंत अधिकारी ने बनवाया था। अब देखते हैं मेवाड़ का पठार जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ माधव का पठार का विस्तार राजस्थान मध्य पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। एक बार दोबारा देखो, मेवाड़ के पठार का जो विस्तार है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। मेवाड़ माधव पठार का जो विस्तार है वो राजस्थान व मध्य पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। अरावली पर्वत को किससे अलग करने वाली? मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। यह जो है अरावली पर्वत से निकलने वाली वनास नदी, कौन सी नदी? वनास नदी के अपुआ तंत्र क्षेत्र में आता है। अरावली पर्वत से निकलने वाली जो अरावली पर्वत से जो एक नदी निकलती है वनास नदी, उसके अपुआ क्षेत्र में क्या आता है? मेवाड़ का पठार। वनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की। इसके बाद हम देखेंगे मालवा का पठार, जैसे कि माँ से मालवा आ रहा है, माँ से मध्य प्रदेश भी आ रहा है, हम इससे याद करेंगे मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहा जाता है। मालवा पठार को राजस्थान में हथौड़ी का पठार भी कहा जाता है। इसका जो विस्तार है वो दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठार क्षेत्र। अगर कोई प्रॉब्लम न हो तो मैं इसे फोटो दिखाता हूँ। फोटो से आप समझना कि दक्षिण में विंध्य है, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड है। फोटो से समझाता हूँ। इसमें ये दिख रहा है हमको हरा वाला मालवा का पठार। हरा वाला कौन सा पठार है? ये मालवा का पठार है। तो इसके दक्षिण में विंध्य संरचना है। दक्षिण में कौन सी? विंध्य संरचना। उत्तर में ग्वालियर का पर्वतीय क्षेत्र है। पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड और पश्चिम में मेवाड़। पश्चिम में कौन सा? मेवाड़। ये जो रेड रीजन दिख रहा है ये मेवाड़। ओके। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान में अपक्षरण के कारण, कौन सी चट्टान में? बेसाल्ट चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है। इसलिए मालवा पठारी क्षेत्र में कपास की कृषि उपयोगी है। कपास की कृषि काली मिट्टी में अच्छी होती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ तो कपास की खेती तो होगी। चंबल, नर्मदा व तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की कौन कौन सी नदियां हैं प्रमुख मालवा के पठार की? चंबल, नर्मदा व तापी। चंबल नदी घाटी भारत में अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात की भूमि कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो गड्ढे हैं वो इसी नदी में हैं। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार
ग्वालियर के पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 7 जिले, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा तथा मध्य प्रदेश के भी 7 जिले, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा। दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा आते हैं। यहाँ की जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों की संरचना में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया के कारण, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। ये अपक्षय और अपर्दन मैं आगे बताऊंगा अगले चैप्टर में। अपक्षय तथा अपर्दन की क्रिया के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। तो हमारी ट्रिक क्या? बुंदेलाल यानी बुंदेलखंड का पठार लाल मृदा होगी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदी कौन सी? चंबल। यमुना की सहायक नदी के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खाट भूमि का प्रदेश कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है ये आर्थिक दृष्टि से। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। इसके बाद हम देखते हैं विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल तथा बिहार में कैमोर हिल कहा जाता है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में, जैसे ये विंध्य श्रेणी दी हुई है, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी, विंध्य श्रेणी, इसके नीचे जो है दक्षिण में नर्मदा नदी तथा नर्मदा नदी के नीचे सतपुड़ा की श्रेणी है। यानी नर्मदा नदी जो है विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीचों बीच में है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। जैसे विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, बीच में नर्मदा, कौन अलग कर रही है? नर्मदा नदी। विंध्य श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, कई पहाड़ियों की, जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। कोई अकेली नहीं है, कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, कई पहाड़ियों की, जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की चोटी भी आती है। इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर की चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, लेकिन भवन निर्माण की दृष्टि से, पदार्थों के भंडार की दृष्टि इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर धात्विक खनिज संसाधन नहीं है, लेकिन भवन निर्माण जैसे लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाद क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाद क्षेत्र से अलग करती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत के जो जल विभाजक है, जल विभाजक की मुख्य धारा का काम करती है, क्योंकि ये जो है ऊपर गंगा के अपवाद क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाद क्षेत्र से अलग कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी, कौन सी? सतपुड़ा। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार जैसे कि मैं यहाँ दिखा चुका हूँ। सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा नदी, उसके ऊपर विंध्याचल। ओके, सतपुड़ा यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, मतलब बीचों बीच में, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी एवं मेकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है, कौन सी पर्वत श्रेणी की? सतपुड़ा की। जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़, जो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है,
जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची जो है वो कहाँ पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। और महादेव पर्वत कहाँ पर स्थित है? वो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक, ये 1065 मीटर ऊंची है। कुछ अन्य स्रोतों से कई अन्य ऊंचाइयां भी मिल सकती हैं आपको, कहीं पर कुछ ऊंचाई लिखी हुई है, कहीं पर कुछ ऊंचाई लिखी हुई है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणी से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। तो हमने क्या याद करी थी ट्रिक? सत नरम सोना, सत नरम सोना, यानी सत यानी सतपुड़ा, नर्म यानी नर्मदा, सोना यानी सोन नदी, सत नरम सोना। ये एक ब्लॉक पर्वत है। कौन सा है? ब्लॉक पर्वत, जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा व तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा व तापी नदी के बीच मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा व तापी नदियों का बीच जल विभाजक का कार्य करती है। अब इसके बाद हमें कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पूर्वी पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन है, दंडकारण्य का पठार है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला तथा उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही आता है। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार तथा तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में शामिल किया गया है। हम इसे फोटो के साथ देखते हैं, ओके, जैसा कि इस फोटो में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये छोटा नागपुर का पठार है, ये वाला रीजन, इसके ऊपर हजारीबाग का पठार है, नीचे दंडकारण्य का पठार है, और इन दोनों के बीच में हजारीबाग का पठार है ये वाला, ये छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य पठार के बीच में कौन सा आ जाता है? ये रांची का पठार आ जाता है। इसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, ओके। दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। हजारीबाग पठार की जो चोटी है पारसनाथ हिल छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। पारसनाथ हिल जो है वो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। रांची के पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के पठार के समीप इस नदी पर हुड्रू जलप्रपात है। कौन सा? हुड्रू जलप्रपात। इन सब पठारों को मिला दिया जाता है तो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है, ओके। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति, कौन सी? ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीपीय रूपीय स्थलाकृति को पाटभूमि कहा जाता है। मतलब एक जैसे कि छोटी मोटी पहाड़ी ये द्वीपीय वो बन जाती है ना स्थलाकृति, तो उसे पाटभूमि कहा जाता है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से सट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। उत्थित भूखंड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर काफ़ी ऊंची भूमि है, मतलब कि एक लेवल में नहीं है, ओके। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बेसिन या फिर महानदी बेसिन को। छत्तीसगढ़ बेसिन का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है। इसका निर्माण अवतलन की क्रिया से हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को, छोटा नागपुर के कौन से? रांची के पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करती है। जैसे कि ये छोटा नागपुर का पठार है और ये रांची का पठार है।
इसके बीच में कौन सी नदी जा रही है? महानदी। इसी तरह छत्तीसगढ़ जो बेसिन है वो छोटे नागपुर के पठार को, जो रांची का पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करती है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार से अलग कर देती है। महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार से अलग कर देती है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार के रांची के पठार को अलग करती है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक जो नदियाँ हैं जैसे महानदी हुई, महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार से अलग करती है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कोयले के भंडार की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। इसके बाद हम देखते हैं दंडकारण्य का पठार। कौन सा? दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना तक है तथा ये भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कौन से? भारत के मध्यवर्ती भाग में कौन सा स्थित है? दंडकारण्य पठार। यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ तथा अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम स्थल भी यहीं पर ही है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दंडकारण्य पठार में है। भारत में 3 धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र से पाई जाती है। 3 धातु कहाँ से? दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र से पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार में जो पठार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, जैसे मेघालय का पठार हुआ, मालदा ट्रैप हुआ, ये इन चीज़ों को देखा जाएगा जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। तो मेघालय का पठार को देख लेते हैं हम। मेघालय का पठार, इसकी उत्पत्ति तथा संरचना की दृष्टि से, यह उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय के पठार प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है। छोटे नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार क्या है? मेघालय का पठार, जो राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। अब पता चलेगा कि मालदा गैप क्या है, यह राजमहल गारो गैप क्या है, ये बताऊंगा मैं अभी आपको। इस पठार के पश्चिम में पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। क्रम से पूर्व की ओर क्रम से गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो प्राचीन चट्टानों से बनी हैं। गारो, खासी, जैंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। जिस नाम से पहाड़ियाँ हैं उसी नाम से जनजातियाँ भी हैं। खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण कीप रूपी कैसा होता है? इस टाइप से, जैसे कि एग्जाम्पल शंकु की तरह होता है कीप रूपी। ओके, खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहाँ के औसत से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जितनी वर्षा होनी चाहिए एवरेज में, उससे अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ पर खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित, कौन सी पहाड़ी के? खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिमराम एवं चेरापूंजी विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर? शिलोंग रेंज। इसलिए इसे शिलोंग का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नाकरेक है। नाकरेक इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है नाकरेक। अब हम देखते हैं कि मालदा ट्रैप या राजमहल या गारो गैप क्या है। इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचालन के दौरान ध्वंस की प्रक्रिया के कारण हुई है। काय की प्रक्रिया के? ध्वंस की प्रक्रिया के कारण हुई है। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा ट्रैप या मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा या राजमहल गैप में निक्षेपण यानी जमा होने से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला सुंदरवन का डेल्टा जो है भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्रों में से एक है। ओके।